तो कनेक्ट करना आप जब तैयार हो तो बता दें, मैं शुरू कर सकता हूँ। शुरू करें? नमस्कार। आवाज से कम कर दिया कर माइक के अब बैक से पर हटाइए। जैसा कि आपको मालूम है, मैं बिहार में जन सुराज अभियान के नाम से एक कार्यक्रम कर रहा हूं, जिसके तहत हम लोगों का ये प्रयास है कि बिहार में समाज में घूमकर ये पता किया जाए कि किन सही लोगों को साथ में लेकर बिहार के बेहतरी के लिए कुछ प्रयास किया जा सकता है। 2 मई 2022 को पटना के प्रेस वार्ता में मैंने बताया था कि अभी कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया गया। जन सुराज कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक सोच है, एक अभियान है, जिसके मूल में बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार की जो आज स्थिति है, उसको सुधारने के लिए समाज को साथ में जन जागरण के माध्यम से समाज के लोगों को समझाकर बुझाकर उनकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। इसके तहत पहले चरण में मैंने ये घोषणा की थी 2 मई को कि जितने लोगों ने भी बिहार में, जितने सज्जनों ने, जितनी संस्थाओं ने, जितने व्यक्तियों ने मुझे अपने यहाँ बुलाया है, मैं उनके यहाँ जाऊंगा और उनके माध्यम से छोटी छोटी गोष्ठियों में कुछ लोगों से संपर्क, उनसे परिचय और उनसे संवाद का काम किया जाएगा। 2 मई को जब मैंने घोषणा करी थी तो उन ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने अपने यहाँ मुझे बुलाया था या जिनके यहाँ मेरे टीम के सदस्य गए थे, ऐसे लोगों की संख्या 17.5 से 18,000 मैंने बताई थी। आज वो संख्या बढ़कर करीब 75,000 की है। करीब 75,000 लोग ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने अपने घर, अपने ऑफिस, अपने गांव, अपने पंचायत, अपने शहर में बुलाया है, इनवाइट किया है कि आप आइए और बताइए कि जन सुराज में आप क्या करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मैं हर जिले में जा रहा हूँ। आज आपके जिले दरभंगा में आया हूँ और आज और कल मैं 2 दिन तक यहाँ रहूंगा। इसके बाद फिर से दोबारा यहाँ आऊंगा। कल तक मैं समस्तीपुर में था और उसके पहले करीब 12 जिलों में ऐसे 3 से 4 दिन हर जिले में हम लोग जा रहे हैं। दूसरे चरण में जैसा कि आपको ज्ञात है, 2 अक्टूबर से मैं चंपारण गांधी आश्रम से एक पदयात्रा शुरू कर रहा हूँ, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को हमारे पास न आना पड़े। मैं स्वयं से ही चलकर लोगों के पास हर गांव, हर पंचायत, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जाऊं, लोगों से मिलूं। और पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। एक, समाज में लोगों से मिलकर ये जानना और समझना कि उनकी नजर में जो सही व्यक्ति हैं, जिनके राजनीति में आने से या जो राजनीति में है उनको आगे बढ़ाने से कल समाज का कुछ फायदा हो सकता है। तो जो सही लोगों के चयन का प्रयास है, जन सुराज में जो 3 मूल बातें कही गई हैं, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उसकी जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि समाज से कैसे सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित करने, उनसे परिचय और संवाद करना ही पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, ताकि लोगों से मिलकर ये समझा जाना जा सके कि उनकी नजर में उनके गांव, उनके ब्लॉक, उनके पंचायत, उनके शहर में कौन से ऐसे सही व्यक्ति हैं
जिनको अगर राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया जाए, मजबूत बनाया जाए, तो उससे समाज का कल फायदा हो सकता है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि लोगों से मिलकर ये जाना और समझा जाए कि उनकी समस्या क्या है। कई बार हम लोगों को लगता है कि पटना में, दिल्ली में या देश के बाहर बैठकर कि आपको और हमको पता है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, लेकिन मेरा 10 साल का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में अनुभव रहा है, मैं उस अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि लोगों को जो सही में जो समस्या है वो सिर्फ उन्हें ही पता है। उसको अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो आपको लोगों से मिलकर बैठकर बात करके ही उसको किया जा सकता है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी तकलीफ के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, लोगों से ये जानना कि उनकी गांव, उनके शहर या बिहार के विकास के लिए उनके हिसाब से क्या कुछ किया जा सकता है। ये जो तीसरा पहलू है वो इसलिए कि बिहार के विकास के लिए जो 10-12 महत्वपूर्ण पहलू हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेलकूद, कृषि जैसे 10-12 जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, हम लोगों की सोच है कि इस पर बिहार के समग्र विकास के लिए इन सभी पहलुओं पर अगले 10 साल का ब्लूप्रिंट पब्लिक के सामने रखना चाहिए। इन क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है और उससे महत्वपूर्ण कैसे किया जा सकता है। उस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए करीब 250 से ज्यादा देश विदेश से विशेषज्ञों को मैंने इकट्ठा किया है। उसमें ज्यादातर लोग बिहार के हैं। वो और हम लोग मिलकर एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, लेकिन उस ब्लूप्रिंट में, उस खाके में बिहार के लोगों की सोच समाहित नहीं है। जब पदयात्रा के दौरान लोगों से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, मैं स्वयं और मेरे साथ जो सैकड़ों और लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास है कि पदयात्रा के दौरान हर उस व्यक्ति तक जो कुछ सुझाव देना चाहता है या जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उससे मिलें, उससे बात करें, उसके सुझावों को शामिल करें। पदयात्रा जब खत्म होगी तो उसके 100 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर 10 साल का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखेंगे, ताकि आपके पास और जनता के पास ये अवसर हो कि आप देख सके कि हम लोग क्या कह रहे हैं और क्या आप करना चाहते हैं और उसको कैसे करेंगे। जहां तक राजनीतिक दल बनाने की बात है, पदयात्रा के दौरान जैसा मैंने आपको बताया, सही लोगों को चुनने का जो प्रयास है वो सारे लोग अगर मिल जाएं, मैं संख्या का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम लोग का अपना अनुमान है कि कम से कम 25 से 50 हजार ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जा सकता है, उनकी सहमति बनाई जा सकती है। पदयात्रा के बाद ये सारे लोग एक साथ बैठेंगे और आजादी से पहले कांग्रेस के जैसे बड़े अधिवेशन होते थे, उसी फॉर्मेट में सारे लोगों को बैठाया जाएगा और मिलकर सब तय करेंगे कि राजनीतिक दल बनाया जाए या न बनाया जाए। अगर दल बनाने की सहमति बनती है तो वो प्रशांत किशोर का या किसी व्यक्ति या परिवार, किसी एक समाज का दल नहीं होगा। वो दल उन सभी व्यक्तियों का होगा जो इस सोच से जुड़कर इस पूरे अभियान में साथ आकर इस दल के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन रखना चाहते हैं। उनकी भी भागीदारी और उनकी उस दल में हिस्सेदारी जितनी प्रशांत किशोर की है, उतनी उन सबों की भी होगी। वो लोग ही मिलकर तय करेंगे कि दल को बनाया जाना है कि नहीं। इसके साथ साथ वही तय करेंगे कि इस दल को आगे चलाया कैसे जाए, दल का संविधान क्या हो, दल के पदाधिकारी कौन हो और दलों में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, दल में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। लोग मिलकर ही तय करेंगे कि इस दल का नेतृत्व कौन करेगा। ये दावा कोई नहीं कर सकता। आप ये मानकर मत चलिए अगर ऐसा कोई दल बनता है तो उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर के पास होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा काबिल है, उनमें क्षमता है। अगर उनमें से कोई चुन कर आता है तो उस दल का नेतृत्व वो सज्जन, वो महिला कर सकती हैं। अभी हमारे पास इतनी ही जानकारी है। इस कार्यक्रम को, इस पदयात्रा को करने में करीब करीब हम लोग कहा है
तो ये आप कह रहे हैं कि सही लोग, सही सोच, सही सामूहिक प्रयास, इसमें आपका अभी तक क्या अनुभव है कि कैसे लोग से आपको साझा मिला और क्या आपने बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में देखा? जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र की भी बात नहीं किया। देखिए, मैंने 10 साल का जो काम किया है वो सिर्फ बिहार में नहीं किया है, पूरे देश में किया है। मेरा एक अनुभव राजनीति जो बात आप उठा रहे हैं, एक अनुभव मेरा ये रहा है कि राजनीति में कई बार मजबूत आदमी को सही मानकर आगे बढ़ा दिया जाता है। हम लोग भी यही करते आए हैं। चुनाव जीतने की क्षमता के आकलन के आधार पे, जिसको आप विजिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, कई बार समाज में मजबूत आदमी, गलत आदमी को अगर वो मजबूत है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। उसी से सीख लेकर ये जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये सही आदमी को ढूंढने का प्रयास है। समाज में जो मजबूत है उसको ढूंढने का प्रयास नहीं है, क्योंकि मेरी सोच और समझ पिछले 10 साल की ये रही है कि सही आदमी के पीछे बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था, साधन लगाकर मजबूत बनाया जा सकता है चुनाव के नजरिए से। लेकिन मजबूत आदमी को अगर आप चुनाव जिता देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी सही हो जाए। इसलिए ये जो पूरा अभियान कर रहे हैं, ये कोई एक दिन, एक महीने, 2 महीने में चुनाव के नजरिए से नहीं कर रहे हैं। समाज को मत के, समाज की मदद से सही लोगों को चुनकर लाना और उनकी ताकत, उनकी लोकतांत्रिक शक्ति, ताकत बढ़ाना, यही पूरा उद्देश्य है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्राथमिकता चाहे जो हो, आप सामाजिक न्याय करना चाहते हैं या आर्थिक विकास, आप शिक्षा सुधारना चाहते हैं या रोजगार लाना चाहते हैं या करप्शन कम करना चाहते हैं, जब तक राजनीति में सही लोग नहीं आएंगे तब तक इन समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि एक बात बताइए कि कोई भी जाति का जो ताना बाना बहुत जबरदस्त सुना गया, इसी आधार पे, इसी ग्रुप में अभी राजनीति है, तो इसको तोड़ने के लिए आपके पास कौन सा ऐसा उपाय है? देखिए, मेरे से ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं जहां भी जाता हूं, लोग बताते हैं कि जाति की व्यवस्था को के रहते हुए बिहार में चुनाव कैसे जीतिएगा। इस पर 2-3 बात मैं कहना चाहता हूँ। एक, बिहार में या दूसरे राज्यों में जब आप राजनीति करते हैं या राजनीति के जरिए समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ आपके अनुसार हो जाए तब आप राजनीति करेंगे। समाज की अच्छाइयों, बुराइयों के रहते हुए ही आपको राजनीति करनी है और उसका नेतृत्व करना है। आपने सवाल से पार पाया जा सकता है? मैं अभी बता रहा हूँ क्यों घबरा रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितने अन्य कई राज्यों में जाति एक फैक्टर है। समाज में जब चुनाव होता है, वोट होता है, उसमें कई पहलुओं पर का कंट्रीब्यूशन है वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने में। जाति भी उसमें एक पहलू है। अब आप कहेंगे कि नहीं, बिहार में सब कुछ जाति ही पर होता है, आगे क्या होगा उसको छोड़ दीजिए। मैं पीछे के 3-4 एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि आपका जो असेसमेंट है ये कितना गलत है। 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी ना, राजीव जी प्रधानमंत्री बने थे। आपसे पूछेंगे कि 84 में कांग्रेस पार्टी को वोट कैसे मिल गया बिहार में, आप बताएंगे कि कांग्रेस की वजह से नहीं, इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, उससे जो सहानुभूति की लहर उठी, उससे सब जाति समाज के लोगों ने मिलकर कांग्रेस को वोट किया, कहेंगे ना। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि 1989 में क्या हुआ बिहार से, इसी बिहार से बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल पार्टी जीत कर गई, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। आपसे पूछेंगे बीपी सिंह के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में, क्या हुआ 1989 में, वो कैसे जीत गए? तो आप बताइएगा कि भैया उस समय बोफोर्स के नाम पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। बोफोर्स और भ्रष्टाचार के नाम पर समाज के सब वर्गों ने जाकर बीपी सिंह को वोट दिया। नारा सुने थे ना, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सब लोग जाकर वोट कर दिया। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ? भाजपा की तो इतनी ताकत बिहार में थी नहीं, इतने सीट कैसे जीत गए? आप बताइएगा कि भाजपा का तो कहाँ था भैया? तो मोदी जी के नाम पर ऐसा लहर बन गया कि सब आदमी समाज का जाकर भाजपा को वोट दे दिया। फिर पूछेंगे भैया 2019 में क्या हुआ?
आप बताइएगा कि बहुत कांटे की लड़ाई थी, बालाकोट हो गया भैया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। सब आदमी जाकर राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बीजेपी को वोट दे दिया। ये 4 उदाहरण आपको मैं तमिलनाडु का नहीं बिहार का दे रहा हूँ। ये क्या दिखाता है? 84 एक घटना है, घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर, जिसमें समाज ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया। 89 एक मुद्दा है भ्रष्टाचार, जिसमें समाज के हर वर्गों ने ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठकर एक दल को वोट किया। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, जिसके नाम पर समाज के हर वर्ग ने उसको वोट किया। और 2019 में राष्ट्रवाद एक मुद्दा है, जिसके नाम पर समाज ने सबसे आगे बढ़कर वोट किया। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई मुद्दा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नैरेटिव समाज का इमेजिनेशन कैप्चर कर ले जाए, जिसको आप पत्रकार बंधु बताते हैं लहर वाला इलेक्शन, तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। क्या करेगा उस आप हमसे ये पूछ रहे हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो बिहार में हुआ है। लेकिन फिर भी आपको, हमको क्यों लगता है कि जाति पर ही वोट होता है? इसलिए लगता है कि कई चुनाव हुए जिसका मैंने आपको उदाहरण नहीं दिया। होता ये है कि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, जिसको आप कहते हैं लहर नहीं है, दोनों तीनों लड़ने वाले एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है कि दोनों तो एक जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं, है ना? आप कहते हैं कि लहर वाला इलेक्शन नहीं है, कि माइक्रो लोकल इशू पर चुनाव हो रहा है। अगर बड़ी व्यवस्था, बड़ा नैरेटिव बना दीजिएगा तो समाज जाति से ऊपर उठकर वोट करता है। दूसरी बात, अगर सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता तो भाजपा को तो यहाँ 0 वोट आना चाहिए था। मोदी जी की जाति का तो कोई रहता ही नहीं बिहार में। तो दोनों बात कैसे सही हो सकता है? और एक अंतिम बात समझ लीजिए, मैंने कहा सही लोगों को चुनने की बात। हर जाति, हर समाज में सही लोग हैं। आप जातियों को समझकर, उसका ध्यान रखकर समाज में हर जाति, हर समाज से सही लोगों को चुनकर जाति को साध सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, इसका पूरा यकीन रखिए। प्रशांत जी, इतने बड़े रणनीतिकार कई पार्टियों के आज राजनेता बनने की राह पर प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए, पहले तो मैं इतने बड़ा अपने आप को कोई रणनीतिकार वगैरह नहीं मानता हूँ, वो शब्द आपके हैं, ना ही मैं अपने आप को राजनेता मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 10 वर्ष मैंने जो काम किया, भगवान की कृपा से कुछ सफलता मिली। अब जब मुझे जीवन में ये अवसर मिला है कि मैं आगे जो कुछ कर सकता हूँ, ये स्वयं से चयन करूँ, तो मैं बिहार का होने के नाते ऐसा समझता हूँ कि मुझे ये प्रयास करना चाहिए। मुझे ये एहसास है कि ये कठिन काम है, इस बात का इल्म है कि इसको करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 44-45 साल की उम्र वाले हमारे जैसे व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसकी हिम्मत पड़ेगी? बिहार को अगर सुधरना है, बेहतर बनना है, तो बिहार के लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इसको सुधारने के लिए पंजाब और केरल से लोग तो नहीं आएंगे, और अगर हमारे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, हम जब घर से चले होंगे तो 20,000 रुपए की नौकरी चाहते थे, उसके आगे भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिल गया। अब जब अवसर है तो मैं अपनी शक्ति, बुद्धि, ताकत इस बात के लिए लगाना चाहता हूँ कि समाज में इस बात के लिए लोगों को जागृत किया जाए और समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए। अगर मैं इतने बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों में एक से एक खराब लोगों का चुनाव जिताने में अपना कंधा लगा सकता हूँ, तो एक बार समाज में सही लोगों को भी जिताने के लिए कंधा लगाने प्रयास करने में नुकसान क्या है? जीतेंगे हारेंगे वो भगवान के हाथ में है। देखिए, चुनाव जीतना और हारना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कोई किसी को चुनाव हरा जिता नहीं सकता है। लेकिन इतना आप मान कर रखिए कि जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि भाई इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, थोड़ी बहुत चुनाव की समझ तो हमको है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इसकी थोड़ी बहुत समझ तो हमको भी होगी, आपकी इतना नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो जरूर होगी। और आप मान कर चलिए कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो जीत का खाका दिमाग में बना कर आए होंगे। देख रहे हैं 3 महीना में कितना उधर उधर मचा हुआ है। हम कुछ कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, दल भी नहीं बनाए हैं। 180 डिग्री राजनीति यहाँ बिहार की घूम गई है ना। 3 महीना पहले पूछते तो आपको अंदाजा होता। इसलिए भविष्य में क्या होने वाला है उसको सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है प्रयास करना कि
ईमानदारी से रखिए तो ही बात हो सकती है। या तो आदमी बेवकूफ है, उसको समझ नहीं है कि बिहार में समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको बेवकूफ बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, बिहार के लोगों में वो ताकत है, समाज से ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक साथ लाना होगा। दूसरे राज्यों में ये हुआ है, तमिलनाडु में द्रविड़ीय आंदोलन हुआ है, तभी तो उनकी तरक्की हुई है। अगर ये वहाँ हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी समाज को जगाया जा सकता है, लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जा सकता है। अगर लोग एक साथ जग गए, आ गए, तो यहाँ चुनावी सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। आप लिख कर रखिए। तो आप मानते हैं कि ये वर्तमान में जो आपका 3 महीने का प्रयास है, ये प्रयास को देखते हुए नीतीश कुमार ये फैसला लेने के लिए मजबूर हुए? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो लोग अभी से गेसिंग गेम में लगे हैं कि 6 महीने के बाद राजनीति में क्या होगा, मैंने एग्जाम्पल ये दिया आपको कि जब 3 महीना पहले आपसे पता था, कोई बता सकता था कि नीतीश जी फिर से महागठबंधन में जाने वाले हैं। इस तरह की जो संभावनाएं हैं, इस तरह का गेसिंग वर्क है, वो नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना प्रयास कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसी से रास्ता खुलेगा, इसी से बिहार का आगे रास्ता खुल सकता है। मेरा काम है इस सोच पर टिके रहना, इस पर मजबूती से और ईमानदारी से काम करना। अभी जो 2-3 महीने का मेरा अनुभव रहा, मैंने एक नंबर आपको बताया। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा संख्या में लोग ये बता रहे हैं कि प्रशांत जी काम कठिन है लेकिन आप ही से आशा है। ऐसे रैंडम लोग मुझसे मिलते हैं तो बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब हमारे समर्थक हैं। मैंने इतने दिन चुनाव कराया है, मुझे इस बात का एहसास है कि सेल्फी लेने वालों के आधार पर चुनाव जीतने हारने का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये अगर प्रयास किया जाए, समाज को जोड़ा जाए, संगठन बनाया जाए, लोगों को समझाया जाए, व्यवस्था खड़ी की जाए, तो इसको किया जा सकता है। ये असंभव नहीं है। बहुत लोग बता रहे हैं कि भैया यहाँ तो पहले से 2 पार्टी है, सब बटा हुआ है। आप हमको बता दीजिए, दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी नहीं थी जब आम आदमी पार्टी आई। अकाली और कांग्रेस पंजाब में नहीं थे जब आम आदमी पार्टी आई। कम्युनिस्ट और कांग्रेस बंगाल में थे उससे ममता बनर्जी के आने से पहले। टीडीपी और कांग्रेस आंध्रा में थे जगन मोहन रेड्डी के पहले आने से। कोई भी जब आप नया प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप जब आए नहीं तो जो पहले 100 आदमी वोट किया है, तो जो उपलब्ध ऑप्शन थे उसमें उन्होंने वोट किया। नई व्यवस्था आप बनाएंगे, नया दल बनाएंगे, नया नैरेटिव लाएंगे, उस समय लोग तय करेंगे। तो प्रशांत जी एक मिनट सर, अभी आपने कहा कि कई सारे खराब लोगों को भी जब आपने चुनाव जिताने में मदद कर दी, तो अपने बिहार के लिए आप अच्छे लोगों को क्यों नहीं लाए? क्या आप ये कहा जा सकता है कि आपको इस बात का अफसोस है कि कुछ खराब लोगों को भी देश में आपने चुनाव जिताया? नहीं, देखिए ये अफसोस की बात नहीं है। जब आप किसी दल के साथ काम करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग व्यवस्था के साथ काम करते हैं, आपके पास ये 100% अथॉरिटी नहीं है, आपके पास वो लिवरेज नहीं है कि उस दल में जैसे आप चाहें वैसे कर दें। आपको जो चीज मिलता है उसी को बेहतर बनाकर आपको चुनाव जिताना है। गलत आदमी को जिताया इसकी बात नहीं है। उस संदर्भ में जहाँ पर अच्छा लगा, जो सही लगा उसको जिताया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो आइडियल है। जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमें फ्रेश ही बनाना है, नया बनाना है, तो क्यों ना मैं इसको जैसा चाहता हूँ वैसा बनाऊं। ये संभव है कि ये बनाने के प्रक्रिया में हमारे साथ भी कई गलत लोग जुड़ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रयास ये है कि जब आप नया बनाकर कुछ करना चाहते हैं तो जितना बेहतर बनाया जा सके वो बनाएं। अभी तक जिन लोगों को आपने बनाया उसके बारे में क्या कहेंगे? 1-2 लाइन में अगर कहना चाहें। भैया, अभी तक जिनको भी बनाया या जिनके साथ काम किया, जो लोग चुनाव जीतते हैं पहली बार, वो अपनी ताकत अपनी क्षमता से चुनाव जीतते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के परिश्रम से चुनाव जीतते हैं, वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वोट जीत के आते हैं। प्रशांत किशोर किसी को चुनाव जीता हरा नहीं सकते हैं। आप उस पूरी प्रक्रिया में अपना कंधा लगा सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं। वो सही है कि गलत है, ये वहाँ की जनता ही तय कर सकती है। ये हमारा एकाधिकार तो है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब कुछ नया कर रहा हूँ या करने का प्रयास कर रहा हूँ और वो इस नजरिए से कर रहा हूँ कि बिहार में कैसे सुधार लाया जाए, तो मैंने एक अपनी सोच रखी है कि ये तभी संभव है जब बिहार में मैं सही लोगों को ढूंढ कर निकालूं, उनको एक साथ जोड़कर एक नई व्यवस्था बनाऊं।
सर एक प्रश्न एक 2014 में जो आपने कोशिश की थी, क्या वो सही था? उसका आप सही मानते हैं या पछता रहे हैं? मैं कभी किसी काम पर पश्चाताप नहीं करता। 10 साल जो मैंने किया वो बिल्कुल मैंने उस समय इस समय कालखंड में उस काम को किया, वो मुझे ठीक लगा होगा तभी किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सही या गलत होने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार मेरा है। मेरी एक भूमिका थी, उस भूमिका को जितनी जिम्मेवारी और ईमानदारी से मैं निभा सकता था मैंने निभाया। जिसको सफलता मिलनी थी मिली, जिसको हारना था वो हारा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस 10 साल को काम करने के बाद जब मेरी स्थिति ऐसी हुई, कुछ लोग ऐसा बताते हैं भाई आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारी वो क्षमता ही नहीं थी। मान लीजिए कि अगर 10 साल वो हमने काम नहीं किया होता और हम आपके शहर में आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो आप में से कितने लोग आते हमको पूछने के लिए? हम यही शहर से गुजर जाते, आप हमको पूछते भी नहीं, आप हमको पहचानते भी नहीं। तो 10 साल काम किया है, किसी के नजर में सही होगा, किसी के नजर में गलत होगा, लेकिन उसी काम के आधार पर लोग मैंने अपनी पहचान बनाई है। उसी की वजह से आज आप हमको सुन रहे हैं, उसी की वजह से जनता सुनने को तैयार है, तभी तो कुछ नया कर पाएंगे। प्रशांत जी मेरा एक प्रश्न है कि अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल आज मुख्यमंत्री है, चुनावी विश्लेषक भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के, ये तय है चूंकि 24 में आप 24 या 25 में आप चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। तो क्या मुख्यमंत्री के अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, आप मेरी क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा उससे बहुत बड़ी है। मैं अपने जीवन काल में विकसित बिहार देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि देश के सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गणना हो। मैंने इतने बड़े स्तर पर जब काम किया है, कई राज्यों में गए हैं, देख कर ये दुख होता है कि दूसरे राज्य इसी भारत की व्यवस्था में वहाँ भी करप्शन है, वहाँ भी गलती है, वहाँ भी कमजोरी है, लेकिन वो राज्य और उन राज्यों में लोग बिहार से कई गुना आगे हैं। जब हम लोग वहाँ काम करते हैं तो देखकर इस बात का अफसोस होता है कि हमारे अपने शहर में, हमारे अपने गांव, हमारे अपने राज्य में स्थिति बहुत बेहाल है। बिहार से हम लोग सीमेंट छड़ नहीं भेजते हैं, हम यहाँ से कंप्यूटर टेलीविजन नहीं बनाते हैं, गाड़ी नहीं बनाते हैं। हम लोग यहाँ से पूरे भारत में एक ही चीज भेजते हैं, अनस्किल्ड लेबर। यहाँ जो नए लड़के हैं ट्रेन में बैठ के, बस में भर के हजारों की संख्या में 20-30-40 बरस पहले भी जा रहे थे और आज भी जा रहे थे। ये लोग खुशी से नहीं जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। मैं तमिलनाडु में जाकर काम कर रहा था, या अभी तेलंगाना में काम कर रहा था। हर जगह आप चले जाइए, वहाँ जो वर्कर है, वहाँ जो सबसे कठिन काम है, जो वहाँ लोकल वर्कर भी करने को तैयार नहीं है, वो करने के लिए बिहार से लोग बनाए जा रहे हैं। ये स्थिति इसलिए है कि बिहार में उनके पास बेसिक अपने जीवन यापन का भी उपाय नहीं है। वो स्थिति बदलनी चाहिए और वो स्थिति किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने और नहीं बनने से नहीं बदलेगा। अगर सिर्फ मुख्यमंत्री बनना उद्देश्य होता तो जोड़ तोड़ की राजनीति से कहीं न कहीं जुगाड़ हम भी कर सकते थे। इतना तो आप मान कर चलिएगा कि अगर मैं चाहूँ तो जिस दल में चाहूँ तो शामिल हो सकता हूँ, कुछ न कुछ जगह भी वहाँ मिल जाएगी, अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। वो करना ही नहीं है, वो छोड़कर, क्योंकि मेरा अपना 10 साल का जो अनुभव है कि अगर आप सत्ता परिवर्तन करा भी दें तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। सत्ता परिवर्तन अगर सही लोगों के साथ होगा तो ही व्यवस्था परिवर्तन की संभावना बनेगी। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि बिहार, आप आगे क्या कीजिएगा? 2015 में बिहार में जीत कर आए थे, जो महागठबंधन बनाया गया था उसमें मेरी भी भूमिका रही होगी। बहुत पावर उस समय हाथ में था, चाहते तो उसी पे टिके रहते, लेकिन मैंने देखा कि आप महागठबंधन बनाकर जीते, अकेले जीते। जीतने का मतलब ये नहीं है कि उससे बिहार की स्थिति बदल जाए। इसलिए ऐसे किसी प्रयास का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक सीधा और नया प्रयास किया जाए जिसमें समाज से सही लोगों को जोड़कर निकाला जाए। ये लंबा रास्ता है, कठिन भी है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि इसको किया जा सकता है और इसको करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए संकल्पित है। आपने पार्टी की बात की, आप तो जदयू में थे ही, फिर जदयू छोड़ के निकल के कहीं नहीं कुछ मतों। अरे भाई, जदयू छोड़कर निकल गए वो एक मुद्दा था। जदयू में आए थे तो ऐसी ही सोच थी कि इस पार्टी को लेकर इसको नए सिरे से खड़ा किया जाए,
लेकिन सीए एनआरसी के मुद्दे उन्होंने मुझे हटा दिया। मैं तो जहाँ था वहीं पर हूँ, उससे छोटा तो नहीं बना हूँ। पार्टी जदयू उस समय कितनी बड़ी थी और अभी कितनी बड़ी है, आप देख लीजिए और आकलन कर लीजिए। सर मेरा सवाल है प्रशांत जी, आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए नहीं बनाऊंगा। मेरा सवाल पहले सुन लीजिए सर। पहला, क्या आप मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए नहीं बने, लेकिन आपका ये प्रयास जो है क्या 2024 के भावी प्रधानमंत्री के लिए ये प्रयास है? ये प्रयास बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए है, जिसमें बिहार में कंप्लीट सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन सही लोगों के साथ हो, जिसकी वजह से बिहार में अगले 10 साल 25 के बाद जब चुनाव हो और नई सरकार आए, उस सरकार के रहते हुए 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। विकास के सभी मानकों पर उस उद्देश्य और उस लक्ष्य को लेकर चले हैं और उसके आगे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरा लक्ष्य, मेरा सपना अभी ये है कि अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जाए। मुझे जो लोग जानते हैं, मैंने एक बार काम लिया है, तो जब तक इसको कर नहीं लेंगे, मान लीजिए कि आप ये प्रेस वार्ता 2011 में कर रहे होंगे और मैं आपको बताता कि चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में मैं कुछ करने वाला हूँ, तो आप में से कितने लोग उसका विश्वास करते? कोई नहीं करता। 10 साल परिश्रम करके उस चीज को खड़ा किया जो देश में पहले था ही नहीं। जो मैं यहाँ करने आया हूँ, इसको करने में 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। महत्वपूर्ण ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे जितना समय लग जाए, इसको किए बगैर मानूंगा नहीं। ये संकल्पित होकर आया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में इसको करने का एक खाका, इसके लिए जो व्यवस्था बनानी है, इसके लिए जो प्रयास करना है, उसकी एक समझ है और उसको मैं ईमानदारी से करना चाहता हूँ। समय आगे बताएगा कि इसमें कितनी सफलता मिलती है और नहीं मिलती। बिहार सरकार के फ्यूचर को आप क्या देखते हैं वर्तमान में? बिहार सरकार को पहले तो शुभकामना दे रहा हूँ और जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इस सरकार के बनने के बाद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ज्ञात होगा कि 2012 से बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में के प्रादुर्भाव के बाद से 2012 से बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है और 12 से 22 के बीच में 10 साल में ये 6वीं सरकार है। मतलब ये 6वां प्रयोग किया जा रहा है। हर बार जब प्रयोग होता है ऐसा ही लगता है कि यही प्रयोग सबसे सफल होने वाला है, लेकिन पिछले 10 साल का अनुभव ये बता रहा है कि इन सारे प्रयोगों के बावजूद बिहार में जो स्थिति थी वो पहले से खराब ही हुई है। आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर, जो 2005 से 2010 या 2012 तक की स्थिति थी, उसके मुकाबले आज जनरल जो मैं सुनता हूँ लोगों से, लोग बताते हैं कि स्थिति खराब हुई है, करप्शन बढ़ा है, शिक्षा व्यवस्था बदतर हुई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदतर हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसा मैं सुनता हूँ। आप अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, मैं उसी अस्थिरता के कड़ी में एक और कदम देख रहा हूँ। इससे बिहार में राजनीतिक स्थिरता लौटने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसको मीडिया ने चलाया है, कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा वो आज के महागठबंधन और जो उनके विपक्ष में बीजेपी वाले हैं, इस फॉर्मेशन में नहीं होगा। इसमें अभी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है। उसको देखिए, समझिए और फिर देखा जाएगा। लेकिन इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 दलों के महागठबंधन और जो सामने से बीजेपी है, उस फॉर्मेशन में अगला विधानसभा चुनाव नहीं होगा। उसमें अभी बहुत फेरबदल होना बाकी है। सर एक बात प्रश्न है, क्या गठबंधन रहेगा? बिहार में जो चुनाव होंगे, क्या कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है या फिर गठबंधन की आवश्यकता है? बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ सकती है, बिल्कुल लड़ सकती है। इसमें कहीं कोई दो मत रखिए। प्रयास की जरूरत है। जो पार्टी सही प्रयास करेगी वो अकेले लड़के जीत सकती है। गठबंधन से लड़े या अकेले लड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत कर आए वो सही लोग हों और उसके साथ काम सही हो। अगर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसमें 4 ग्रेडेड क्रिमिनल को आप रख लेंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को रख लेंगे और कहिएगा कि हम सुशासन यहाँ लाने वाले हैं,
तो उसको कौन विश्वास करेगा? तो कोई बात मानेगा नहीं। वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जनता को प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इसको मैं शुभकामना देता हूं, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि 2015 का जब महागठबंधन बना था तो उसमें मैं शामिल था। उसका जब मंत्रिमंडल बन रहा था उसमें कई ऐसे नाम सुझाए गए थे जिस पर वीटो पावर लगाकर रोका गया था। उनमें से कई ऐसे नाम जिसको 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी आपराधिक छवि थी या उनके दागी उन पर दाग था किसी तरह का। ऐसे कई लोगों का नाम मैं इस मंत्रिमंडल में देख रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी से बता रहा हूं। कम से कम इस मंत्रिमंडल में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2015 में भी रखा गया था, और उस समय जो चर्चा हुई उसमें तय किया गया था कि नहीं, महागठबंधन के मंत्रिमंडल में इस तरह की छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना उचित नहीं होगा, और उनको नहीं बनाया गया था। ऐसे लोग आज इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। सर, जन स्वराज आपका ये नाम है सर, इसका ये टैगलाइन है सही लोग सही सोच। तो मानते हैं कि आज वर्तमान में है, ये टैगलाइन नहीं है, ये मेरी पूरी जो राजनीतिक सामाजिक सोच है, मेरा पूरी जो मेरी समझ है 10 साल में, उसको गांधीयन थॉट से जोड़कर इन 3 शब्दों में बताया है कि अगर आपको एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है तो उसके ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर आपकी राजनीतिक व्यवस्था में लोग सही नहीं होंगे तो आप सही राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। अगर जो लोग उसके हिस्सा हैं उनकी सोच सही नहीं होगी तो आप नई राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, अगर लोकतंत्र की मर्यादा के हिसाब से आप सामूहिकता में भी विश्वास नहीं रखते हैं, व्यक्तिवाद में विश्वास रखते हैं और ऐसा समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक समाज, एक परिवार सब कर देगा, तो भी वो ठीक नहीं है। इसलिए इन 3 शब्दों में मैंने अपनी पूरी सोच, मेरी समझ को समाहित किया है कि अगर आप नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो उसके मूल में ये 3 बात जरूर होनी चाहिए। उसमें सही लोग होने चाहिए, उनकी सोच सही होनी चाहिए, और उस दल, उस प्रयास को, उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से बनाया और चलाया जाना चाहिए। तो वर्तमान में आप मानते हैं कि सही सोच के लोग नहीं है राजनीति में? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं जो व्यवस्था बनाना चाहता हूँ उसमें ये 3 महत्वपूर्ण चीज है। मेरा जैसा कोई मेरे पास यंत्र नहीं है कि मैं देखकर बताऊं कि जो लोग अभी हैं वो सही है कि नहीं। जो लोग हैं उनको जनता ने मैंडेट दिया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। उनके काम करने के बाद भी आपकी, हमारी और राज्य की जो स्थिति है वो आपके सामने है। वो आप इससे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहार में स्थिति सुधारनी है तो जो अभी तक होता रहा है इससे बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। वो बेहतर प्रयास तभी संभव है जब सही सोच के सही लोग साथ में आकर मिलकर प्रयास करेंगे। मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने भी अभी न्यूज देखा है। मैं तो आपके जिले में कहीं ब्लॉक में बैठा हुआ था, मैंने भी कहीं न्यूज में देखा है कि सुबह में सीबीआई का रेड हुआ है। अब जिन पर रेड हुआ है वो बताएंगे, जिन्होंने डाला है वो बताएंगे। मैं उस पर पार्टी का या उस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा तो हूँ नहीं। मोदी जी को हराने का जो फार्मूला आपने सुझाया था, खास करके विपक्ष आज नीतीश कुमार शायद उसी रास्ते पर चर्चा में नजर आ रहे हैं। भैया, हम पहली बात आप समझिए, हमने किसी को हराने और जिताने का फॉर्मूला बनाने का ठेका नहीं लिया हुआ। जो आज कांग्रेस से जिस बात का, जिस संदर्भ में आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बुलाया, उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरी राय जाननी चाहिए। मेरी जो समझ है, छोटी या बड़ी, सही या गलत, अपनी सोच के अनुसार मैंने उनको बताया कि कांग्रेस को बेहतर करना है तो उनको क्या क्या सुधार करने चाहिए। ये उनकी भलमनसाहत है कि उन्होंने मुझे बुलाया, और उनका प्रीरोगेटिव है कि मैंने जो उनको बताया उनको अच्छा लगे न लगे। मेरा प्रीरोगेटिव था कि जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनको सम्मानजनक तरीके से कह दिया कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बिहार में हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, में मैसेज चल रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम के रूप में काम करेंगे। भैया, किसके बी टीम है और किसके सी टीम है वो तो आप ही बता सकते हैं, हमको तो पता नहीं है।
अगर आप भाजपा वालों से जाकर पूछिएगा तो वो कहेंगे कि महागठबंधन के भी टीम है, महागठबंधन वालों से पूछिएगा। धन्यवाद।